कल जो राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश हुआ है, उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? क्या कहना है उनका? इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर निर्मल जी आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपका भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। जी, सबसे पहला सवाल कि कल जो बजट पेश हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सरकारें जो बजट पेश करती है साल दर साल, जी, उस बजट की समीक्षा भी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या-क्या घोषणाएँ की हैं और वो घोषणाएँ पिछले 1 साल में कितनी लागू हो पाई। जी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के बजट में कुछ चीज़ें हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी, सबसे पहले मैं उनके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। जी, आज महंगाई से आम जनता पूरी तरह त्रस्त है। बिल्कुल। जब भारत सरकार का बजट आया था तब उम्मीद थी कि कुछ न कुछ राहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में भारत सरकार आम जनता को राहत देगी, लेकिन वहाँ पे निराशा हाथ लगी। जी, राजस्थान सरकार ने रसोई गैस के ऊपर जो सब्सिडी के रूप में घोषणा की है, जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है, उनके सिलेंडर 500 रुपये में, ये निश्चित रूप से आम जनता को महंगाई से राहत देने का राहत काम देने किया में। है। वो एक अलग विषय है कि वर्तमान में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के कितने कनेक्शन हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी, ये आगे भविष्य में समीक्षा होती रहेगी। दूसरा, जो घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली के रूप में 50 से 100 यूनिट किया है। ये भी एक आम आदमी को, गरीब को रिलीफ देने का काम है। और उसके साथ-साथ चिरंजीवी योजना में सरकार ने जिस तरीके से वाहवाही लूटने की कोशिश की है उतना कुछ तो नहीं है, जी, लेकिन ये योजना भी बीमार, पीड़ित गरीब के लिए जो 10 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख 25 लाख रुपए किया है। जी, इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचार होगा, उसकी तो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार का सकारात्मक कदम है। और 5 लाख रुपए दुर्घटना पे जो बीमा है बीमा उसको बना। बढ़ा करके 10 लाख किया है। जी, ये सकारात्मक पहलू है जिसकी हमें इस बजट के तारीफ के रूप में जी, करना बिल्कुल चाहिए। मुक्त कंठों से हमें हाँ, इनके जो उसके बाद सकारात्मक में हैं। जिस तरीके से वाहवाही लूटने की कोशिश की, जी, हर योजना को इस तरीके से प्रचारित करने का माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है कि जैसे इसके बाद में तो सब कुछ आम जनता को रिलीफ मिल ही जाएगी। आप देखेंगे, इन्होंने कहा कि हम तारबंदी के लिए ये किसानों के लिए योजना लेके आए हैं। हुँ, तो आप बताएं कि पिछली बार आपने जो घोषणा की थी वो कितनी लागू हुई? पिछले 6-7 साल से जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब से लोगों से तारबंदी के नाम पे फार्म भरवा रहे हैं, जी, लेकिन लागू करने के सवाल पर कितने लोगों को तारबंदी का लाभ मिला है? लोगों ने अपनी खर्चे से अपनी फसल को बचाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए अपने खेत के चारों तरफ लगा कर के किया है। सरकार को ये चाहिए था कि उन किसानों की सीधी सर्वे करवा करके जिन्होंने तारबंदी कर रखी है, हुँ, उनको सब्सिडी का अनाउंस एक पैकेज के रूप में करना चाहिए था, जो पूरी तरह इसमें नहीं किया। अब वो कह रहे हैं तारबंदी करवाएँगे, किस खेत की करवाएँगे? लोगों ने तो कर रखी है अपनी व्यवस्था। जी, तो जो लोगों ने कर रखी है, उसका एक सर्वे होना चाहिए था और वो उस हिसाब से करना चाहिए था। वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ाने की घोषणा की है, लोगों को उम्मीद तो ज़्यादा थी। बिल्कुल। आज महँगाई जिस तरीके से बढ़ी है, उस तरीके से जो वृद्धावस्था पेंशन जो एक सामाजिक सुरक्षा है, एक गरीब के लिए, वर्ग के लिए, वो जो उम्मीद थी कि कम से कम 2,000 रुपए से शुरुआत होगी, कम से कम 3,000 रुपए से ये सामाजिक सुरक्षा जो है वो शुरुआत होगी, जिसको 1,000 रुपए के रूप में इन्होंने किया है, जो अपर्याप्त है पूरी तरह से। जी, उसके साथ-साथ आपके सवालों में भी होगा, जी। बाकी जो हमारे तारानगर क्षेत्र को हाँ, हमारा उम्मीद थी। आपसे अगला सवाल यही था हाँ, कि अगर हम तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात करें और जिस तरह से मतलब सौगातें मिली हैं तारानगर को, उस पर हुँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तारानगर को कृषि महाविद्यालय मिला है। जी, तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के साथ-साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज कोटा, सीकर के बाद में जी, नाम बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। पूरे देश में। जी, तो उस तुलना के रूप में जो सौगात हम इसे नहीं कह सकते। हमारे एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें कला संकाय में बहुत सारे सब्जेक्टों की आवश्यकता है। वो जी, सब्जेक्ट भी मिलने चाहिए थे।
पीजी के रूप में इस कॉलेज की घोषणा होकर के पीजी के सब्जेक्ट मिलने चाहिए थे। हमारे जो स्कूलों में फैकल्टीज जो है वो मिलने चाहिए थे। आज आप देखो कितने सरकार ने स्कूलें क्रमोन्नत तो कर दी, लेकिन उनमें अध्यापकों की स्थिति क्या है, व्याख्याताओं की स्थिति क्या है, उसके ऊपर भी एक काम होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हॉस्टल की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर तारानगर में एक सिंगल खेल मैदान नहीं, स्टेडियम की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खेल मैदान डेवलप होने चाहिए थे। जिस तरीके से एजुकेशन का हब तारानगर बना है, तो उस हिसाब से शैक्षणिक संस्थानें, खेल कूद के अवसर, ये सारी चीज़ें पैरेलल बराबर मिलनी चाहिए थी, जिसके मामले में इस बजट में पूरी तरह तारानगर को अनदेखा किया गया है। और भविष्य में भी यहाँ के युवाओं की जो मांग है उनको लेकर के इस बजट में जो कमियां रह गई उनको आगे भविष्य में जन आंदोलनों के जरिए पूरा करवाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि युवा वर्ग जो है वो क्या इस बजट से हतोत्साहित है या फिर प्रोत्साहित है? युवा के बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, चुनौती है, वो ये है कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों में कोचिंगों में मोटी फीस भर के तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे समय में एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा लीकेज है, जिसकी वजह से ये पेपर लीक जो है वो हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए जब तक सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है, इन्होंने अभी घोषणा की है कि हमने एसओजी का गठन कर दिया है, एसओजी इसके ऊपर, तो एसओजी तो आपकी पहले से ही है। आपको पूरे सिस्टम को नए सिरे से इसके ऊपर, हमारे तारानगर में पिछले दिनों युवाओं का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था पेपर लीक की घटना के विरोध में। तो उन युवाओं की तरफ से जो सुझाव आए थे, पेपर किस तरीके से बंटना चाहिए, पेपर तैयार किस तरीके से होना चाहिए, रोल नंबर किस तरीके से अलॉट होने चाहिए, और परीक्षा सेंटर किस तरीके से अलॉट होने चाहिए, ये सारे सुधार जो आमूलचूल सुधार है, ये सरकार नहीं करेगी तब तक, क्योंकि जो पेपर माफिया, शिक्षा माफिया है, वो सरकारी सिस्टम में इतने स्थापित हो चुके हैं कि उनका मुकाबला बगैर किसी ठोस निर्णायक कार्रवाई के नहीं किया जा सकता। तो युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में नई वैकेंसियों की घोषणाएं होंगी, जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनके बारे में कुछ नया होगा, तो वो नहीं करके एक तरीके से युवाओं को निराश करने वाला बजट है। युवा अपने अपनी आवाज़ को बुलंद करके इन सरकारों से बात मनवाने का काम करें। जी, अभी हम कृषि महाविद्यालय का जिक्र कर रहे थे। आपने भी उनकी एक सकारात्मक पहलू बताया है तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए। तारानगर में कितना महत्वपूर्ण है? तारानगर में महत्वपूर्ण, मैंने यही कहा, तारानगर एजुकेशन का एक केंद्र है, वो बन चुका है। यहाँ पे न केवल तारानगर विधानसभा बल्कि चूरू जिले के और आसपास के लोग भी एडमिशन लेते हैं। आप एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज की आप मेरिट देखोगे तो शायद मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर यूनिवर्सिटी या हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेरिट उतनी नहीं रहती होगी जितनी हमारे एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो यहाँ शिक्षा का महत्व है। यहाँ पर और बेहतर विकल्प हमारे नौजवानों को, विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है। जी। अच्छा, आपसे जुड़ा हुआ सवाल अगला हमारा, 16,000 हेक्टेयर फव्वारा पद्धति से सिंचित भूमि के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई विकसित होनी है, इसको समझाइए। क्या ये जो पहले से तय भूमि थी वो बाकी जो चल रही है उसकी आपूर्ति होनी है, या फिर नए सिरे से इसका कोई लाभान्वित होने हैं किसान? बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का पूरी तरह जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं वो गलतफहमी में भी रहेंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक और स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक सिंगल बीघा रकबा इस नहर का नहीं जुड़ा जी। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा था, जिसको 28 अक्टूबर 2005 को भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार ने घटा करके 1,02,622 हेक्टेयर कर दिया था। उसके बाद में SN थानवी जब इरिगेशन के चीफ सेक्रेटरी थे, 2008 में 10,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ा था।
जब राठौड़ साहब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो वो रकबा किस तरीके से बढ़ा उसके ऊपर हम बात बाद में फिर कभी करेंगे। लेकिन आज के दिन 1,12,622 हेक्टेयर जमीन चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल की है, जिसमें नौर, रावतसर, कुछ सरदारसर और तारानगर का इलाका आता है। आज हमारे यहाँ पे जो पानी लग रहा है वो 92,000 हेक्टेयर में लग रहा है। मतलब आज भी हम फेल्योर अपने इसकी तारीफ नहीं कर सकते। हम फेल हैं, हमारी सरकारें फेल हैं। जिसकी भी बनी 5 साल में यहाँ के प्रतिनिधि भी बदलते रहे हैं, सरकारें भी बदलती रही हैं। जिनकी भी सरकारें बनी उन सरकारों का फेल्योर है कि आज तक हम 20,000 हेक्टेयर रकबा जो कमांड है, जहाँ पे नहरें बननी चाहिए थी, जहाँ पे पानी लगाने का सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो हमारे नहरों का जो सिस्टम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो नहरों का निर्माण, जो मुख्य नहरें होती हैं, जिसमें मुख्य नहर 107 किलोमीटर तक बन के तैयार है। उसके बाद में हमारे तारानगर, सरदारसर और राजगढ़ के लिए 3 वितरिका है, सरदारसर वितरिका, सावा वितरिका और तारानगर वितरिका। ये उसके बाद में माइनर है, हमारे लगभग 18-19 माइनर है। इन माइनरों का काम बन के तैयार हो गया। हमारे सावा में जो आईजीएनपी कॉलोनी है, वो कॉलोनी है सीएडी की, कनाल एरिया डेवलपमेंट जो है, वो उसका काम होता है कि इन खेतों में इन माइनरों से, इन वितरिकाओं से पानी कैसे देंगे। तो सीएडी का जो दफ्तर है वो कब का ही हमारे जनप्रतिनिधियों के नाक के नीचे से सावा से रावतसर शिफ्ट हो गया। मतलब नहरें बन गई, लेकिन नहरों से खेतों में पानी कैसे लगना चाहिए, इसके 2 तरीके हैं। अब से पूर्व जो तरीका था वो फ्लड से था, पानी बह करके खाड़ों के जरिए हमारे खेतों में जाकर फसलों में लगना चाहिए था। तो वो पूरा डिपार्टमेंट है वो तारानगर से रावतसर शिफ्ट हो गया। हमारे जनप्रतिनिधि एक शब्द नहीं बोले। अब 2014 में 2015 में भारत सरकार ने ये कह दिया कि भाई अब आने वाले समय में पानी लगने का जो तरीका है वो स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति का ही होगा। तो फव्वारा पद्धति से पानी हमारे लगेगा। इसका उदाहरण हम, जब जयनारायण जी हमारे यहाँ एमएलए थे, तब बड़ा शोर मचाया गया कि 70 करोड़ रुपए स्प्रिंकलर डेवलपमेंट के लिए इस इलाके को दिए गए हैं। उनसे डिग्गियाँ भी बनी, खाड़े भी बने, पाइपलाइनें भी डाली गई, बिजली के कनेक्शन भी, लाइनें भी उन डिग्गियों तक डाली गई थी। लेकिन आज उस योजना को 6 और 7 साल होने जा रहे हैं, आज तक उन डिग्गियों का विद्युतीकरण है वो नहीं हुआ। डिग्गियाँ निहायती घटिया स्तर की बनी, उनकी किसी तरीके की मॉनिटरिंग नहीं हुई। खाड़े जो बने वो प्रॉपर लेवल में नहीं बने, माइनर से ऊंचे बना दिए गए, माइनर से खाड़े में पानी आ नहीं रहा है। अगर अगर खाड़े में आ रहा है तो खाड़े से डिग्गी में नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से इस इलाके के किसानों के, जहाँ स्प्रिंकलर से बहुत पहले पानी लग जाना चाहिए था, उसका नुकसान सीधा का सीधा यहाँ के किसानों को किया। ठीक वैसा ही अब कह रहे हैं हम स्प्रिंकलर डेवलपमेंट के लिए ये पैसे हमने 100 करोड़ रुपए दिए और 1600 हेक्टेयर में पानी लगेगा। हमारी मांग थी, हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कि तारानगर वितरिका जो 5 नंबर लिफ्ट के बाद से निकलेगी और जिसमें आपके खरतवासिया, घोगटिया बागा अवतान, कच्छा अवतान, ढाणी कुमारान, घोगटिया चारनान, जिससे पूरा तारानगर कस्बा, जिगसाना, आपके ओजरिया, चंगोई, मिखाड़ा, मैलाना, शेहुआ का कुछ रकबा, धोड़िया का, ददरेवा का, उसके बाद में आपके कांजड़ का, कुसुम्बी का, लीलकी का, ये जो वितरिका है वो झुम्पा तक, नांगल से आगे झुम्पा तक वहाँ जानी थी। इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं। सावा वितरिका से जो माइनर निकलने थे, दिरवास सब माइनर, देवगढ़ माइनर, डूंगर सिंपरा माइनर, बाएं माइनर, बिरमी माइनर, कांजन माइनर, इन माइनरों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। बिल्लियों जो सरदारसर वितरिका है वो 49 किलोमीटर लंबी बननी थी, जिसका अभी 10-11 किलोमीटर तक निर्माण कार्य चल रहा है। तो उससे मेहरासर माइनर और बिल्लियों माइनर जो बन रहा है उसके लिए बजट देना था। पानी अभी आप कौन सी व्यवस्था कर दी किसानों ने? किसानों ने अपने दम पर अपने खेत में डिग्गी बना रखी है और मोगे से, माइनर से अपने खेतों में 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइन अपने खर्चे में ले जा रखी है। तो होना ये चाहिए था कि जो किसान ने अपने स्तर पे डिग्गी बना रखी है, उस डिग्गी का उसको अनुदान के रूप में एक पैकेज दिया जाता, पाइपलाइन के लिए उसे पैकेज दिया जाता, तो उस किसान को राहत मिलती। आज
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसानों ने कर रखा है। हमारे 3 बारी 4 बारी 5 बारी पानी मिलने होते हैं, उनमें एक बारी भी पानी कट जाता है तो उस किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उनको इस पैकेज के माध्यम से राहत देनी चाहिए थी। नहर निर्माण के लिए 1 रुपया इस सरकार ने बजट नहीं दिया है, इसलिए बजट जो है वो जो उम्मीद कर रहे थे कि नहर का निर्माण होगा, ये पूरी तरह निराशाजनक इस इलाके के लिए बजट रहा है। जी, कुल मिलाकर आपने बड़े बेबाक तरीके से समझाया है इस बजट के ऊपर। तारानगर में सीएचसी को उप जिला अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया है, कृषि महाविद्यालय मिला है, ददरेवा को उप तहसील, सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी के अलावा सड़क के निर्माण कार्य भी होने इस बजट में घोषणा हुई है। तो आपकी या आपके जो पार्टी के कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप आने वाले दिनों में मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, तारानगर के हॉस्पिटल की स्थिति वर्तमान में, आप इसको नाम चाहे कुछ भी रखो, जी नाम तो जो जिसको आंख से कम दिखाई देता है या अंधा होता है उसका भी नैन सुख हो सकता है। जी आप हमारे यहाँ देखो, जांचों की क्या व्यवस्था है, हमारे डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर लगा भी देते हैं तो यहाँ टिकते क्यों नहीं है। जी ये चीजें जब तक आप गंभीरता से इसको लागू नहीं करेंगे, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर चीजें लागू होनी चाहिए, लागू करवाने का काम हम करेंगे, हमारे जन संघर्षों की बदौलत करेंगे। दूसरा, सड़कों के बारे में आप देख सकते हैं चूरू जिले की सड़कों की हालत और हमारे तारानगर की हालत, ग्रामीण क्षेत्र की हालत। अभी निर्माण चूरू से तारानगर, तारानगर से सावा सड़क, मतलब 4 साल तक लोगों को खून के आंसू रुलाने के बाद जो सड़क बन रही है वो भी टोल रोड बन रही है, जिससे आम जनता की जेब कटेगी। और उसमें भी एक बार हमारे एमपी साहब और एक बार हमारे विधायक साहब कह जाते हैं कि हमारे प्रयासों से बन रहा है, दूसरे आते हैं वो कहते हैं हमारे प्रयासों से बन रहा है। हम तो जब जेब कटेगी तब जनता के लिए लड़ेंगे, टोल मुक्त कराएंगे। लेकिन सड़कें बन रही हैं, इनकी मेहरबानी से नहीं बन रही हैं, टोल रोडें बन रही हैं। उसके बाद जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनको दुरुस्त कराने का एजेंडा हमने बार बार रखा है और निरंतर जन संघर्षों के माध्यम से पेच वर्क वगैरह जो भी जितना भी काम हुआ है उसमें कह सकते हैं, करना तो जिसको सरकार चलाना उसको पड़ेगा, लेकिन करवाने का काम हम करेंगे। जी, उप तहसील ददरेवा का देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक, सड़कें, बिजली, पानी, ये सरकार के नीतिगत मसले हैं। आज घर घर कनेक्शन जो हो रहे हैं वो एक पॉलिसी के तहत हो रहे हैं। काम धीमा चल रहा है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल उसमें काम में लिया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, लेकिन वो करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। हम अपने संघर्षों के माध्यम से सरकार के अफसरों के ऊपर दबाव बना करके उस काम को बेहतर करवाने का प्रयास करेंगे, समय पे करवाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। आपसे अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, फसल बीमा क्लेम सन 2020 और 21 का जो खरीफ फसल का है उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सरकारें पूरी तरह, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, चूरू जिले के किसानों के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जो राजस्थान सरकार की अधिसूचना और भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत जाकर के लिया। जी क्लेम का आकलन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से होना चाहिए। हमारी एक चूरू जिले के किसानों की एक छवि बना दी गई कि यहाँ के किसान तो है वो फसल बीमा ही चाहिए, इनको तो हर बार चाहिए, ये इस तरीके से। आप इस बात, मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये कहना चाहूँगा और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा। साल में 2 बार हम प्रीमियम देते हैं। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी, हमने अपने संघर्ष बल पे को लाया है। 2018 में क्लेम लो, 6 भूख हड़ताल, मैं तहसील में लेके 5 मई से मई 2018 को भूख हड़ताल की। उस भूख हड़ताल के बाद में कटिंग रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से शुरू हुई, उसका लाभ 18 और 19 में यहाँ के किसानों को मिला। खरीफ 20 में हमारे जमाने की स्थिति थी 1 रुपया क्लेम ना बढ़ा ना हमने मांग ली। 20-21 रबी का आया, 21 की खरीफ का जब क्लेम आया उस समय बीमा कंपनी के ऐतराज को जयपुर ने अधिसूचना के प्रावधान को बाईपास करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी किसी तरीके की कोई आपत्ति होगी तो वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो
फसल बीमा की सतर्कता समिति बनी हुई है, वहाँ रखी जाएगी। वहाँ के निर्णय से जो असंतुष्ट हैं, वो बीमा कंपनी भी हो सकती है, बैंक हो सकती है, किसान भी हो सकते हैं, वो राज्य में अपील करेंगे और राज्य के बाद में केंद्र में अपील होगी। इन्होंने सीधा राज्य में अपील को स्वीकार किया और ये फैसला किया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की बजाय सैटेलाइट से यहाँ क्लेम दिया जाएगा। और बाला बाला किया, किसी को सूचना इसकी नहीं हुई, हमारे जनप्रतिनिधियों की भी नहीं हुई। और हालांकि ये सूचना के फसल बीमा पे ज़्यादा कोई रुचि रखते भी नहीं। राजस्थान सरकार के फैसले को भारत सरकार ने मान लिया, जिसके खिलाफ हम लड़े। राजस्थान सरकार के फैसले को हमने बदलवा दिया है। भारत सरकार अभी बीमा कंपनी की तरफदारी में लगी हुई है। हम आने वाले 3 मार्च को तारानगर के कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आह्वान किया है। उसमें हम एक निर्णायक आंदोलन, जिसमें चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, यहाँ के 500 तहसीलों के 181 पटवार हल्कों का मसला है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम देना पड़ेगा और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर खरीफ 2022 का फसल बीमा क्लेम भी देना पड़ेगा। 21-22 का जिन किसानों का क्लेम बाकी है, उनका भी हम जल्दी दिलवाने का प्रयास करें। जी, एक छोटा सा सवाल और सर आपसे, इस वर्ष क्या है कि जो चने की और सरसों की फसल है वो पाले की चपेट में आ गई है जी, उसका सर्वे हो चुका है या होने वाला है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आपने जानकारी बहुत दीजिए। मजेदार सवाल किया है। सरकारों ने जैसे ही फसल नष्ट हुई पाले से, जी तो अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी वाहवाही की कि हम गिरदावरी रिपोर्ट करवा रहे हैं, किसानों को मुआवजा देंगे। और बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी कर रहे थे कि यहाँ सूचना दे करके आप सूचना दें। जी तो आपके माध्यम से मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों का दिखावा है। जो काम इन्होंने किया है वो किसान विरोधी दूसरे तरीके का काम किया। किसान को सरकार अपनी गिरदावरी के माध्यम से जो क्लेम देती थी, अभी इन्होंने कोटा के अंदर एक काम किया पिछले साल, वो ये किया कि जहाँ क्रॉप कटिंग में खराबा आ जाएगा, जिससे फसल बीमा क्लेम मिलना तय हो जाएगा, जी, वहाँ पे सरकार आपदा राहत अनुदान को उसका हमारे यहाँ जैसे 13,600 रुपये देती है, वो नहीं देगी। जी, ये कैसा निर्णय हुआ? फसल बीमा अपने आप में एक अलग चीज है, उसका हमने प्रीमियम जमा करवाया है कंपनी में। सरकार ने प्रीमियम सब्सिडी राज्य ने और केंद्र ने कंपनी को जमा कराई है, उसके बदले जो राहत किसान को मिल रही है वो कंपनी क्लेम के रूप में दे रही है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनका बीमा नहीं किया हुआ है, उनको तो सरकार अपनी तरफ से जो मुआवजा देती है उससे भरपाई होनी थी, तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। गिरदावरी में अभी जिस तरीके के उदाहरण आ रहे हैं, ये 30% से ऊपर खराबा दिखा नहीं रहे, तो 30% से ऊपर खराबा नहीं दिखाएंगे तो मुआवजे सरकार का जो आपदा राहत अनुदान कोष का मुआवजा है उसके दायरे में नहीं है। दूसरा, इन्होंने इनके कृषि विभाग के अधिकारियों ने, इनके मंत्रियों ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ीपूर्ण काम किया। टोल फ्री नंबर पे बीमा कंपनी के, जहाँ हमारी बीमा हो रखी है उस कंपनी के सूचना तब करनी होती है जब हमारी फसल में व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान हो जाता है। जी, जैसे हमारे पूरे पटवार हल्का, फॉर एग्जाम्पल तारानगर, यहाँ के किसी एक इलाके में 20, 30, 50 खेतों में ओलावृष्टि हो गई या कोई तेज आंधी तूफान किसी एरिए में आ गया, तो वहाँ पे उस इलाके का किसान टोल फ्री नंबर पे बीमा कंपनी को सूचना देगा। 72 घंटे के अंदर अंदर किसान सूचना देगा और 48 घंटे के अंदर अंदर उनका सर्वेयर आकर के उस नुकसान का आंकलन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम की भरपाई है वो करेगा। ये अधिसूचना का नियम। जी, पाला व्यक्तिगत नुकसान की श्रेणी में कैसे आ गया? पाला तो कोई क्षेत्र विशेष में तो पड़ता नहीं है, ये तो व्यापक स्तर पे पड़ता है, प्राकृतिक। और और ये तो आप देखें गंगानगर से लेकर के उदयपुर तक बर्फ जमने का 13, 14, 15, 16 जनवरी को बर्फ जमी है। जी, तो ये तो एक व्यापक जो नुकसान है उसकी श्रेणी में है, जिसका मेजरमेंट जो नुकसान का है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में होना है, जो फसल कटाई के समय शुरू होगी। लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे अधिकारियों ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर और बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी करके अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम किया है, लेकिन हम इससे बचने नहीं देंगे। हम प्रॉपर जो नुकसान हुआ है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में करवाएंगे, उसके बदले
फसल बीमा के रूप में, और सरकार जो कोटा का फार्मूला या चूरू में या राजस्थान के दूसरे जिलों में लागू करना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े बेबाक तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया इस बजट के बारे में, और इनके कौन से सकारात्मक पहलू हैं और कौन से नेगेटिव हैं उनके बारे में आपने खुलकर हमसे बात की। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।